दोस्तों, कहा जाता है भारत का इतिहास भारत के भूगोल की ही कहानी है। भारत की भौगोलिक स्थिति ने न सिर्फ यहाँ की सभ्यता को जन्म दिया, बल्कि उसके विकास, संघर्ष और सांस्कृतिक पहचान को भी आकार दिया। तो भारत की भौगोलिक स्थिति ने भारत के इतिहास पर कई प्रकार का प्रभाव डाला है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति ने किस प्रकार से भारतीय इतिहास पर प्रभाव डाला है। भारत का जो इतिहास है उस पर भारत की भौगोलिक स्थिति का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। भारत में जो हिमालय है, रेगिस्तान है, समुद्र है, नदियां है, मैदान है, पर्वत है, पठार है, इन सभी ने अपना क्या योगदान दिया है भारत के इतिहास के विकास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर में हिमालय का क्षेत्र। भारत का जो उत्तर है वहाँ पर दुनिया का सबसे विशालतम पर्वत श्रेणी स्थित है, जिसे कहा जाता है हिमालय। हिमालय हमारी प्राकृतिक सुरक्षा दीवार की तरह से कार्य करता है। जब हमारे ऊपर उत्तर दिशा से कोई भी विदेशी आक्रमण होते हैं तो हिमालय इनसे हमारी रक्षा करता है। तो उत्तर दिशा से हमारे ऊपर कभी भी कोई विदेशी आक्रमण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो हिमालय की बहुत ऊंचाई है और दूसरा हिमालय में अत्यंत बर्फीली हवाएं चलती है, जो हमारी प्राकृतिक तौर पर दुश्मनों से रक्षा करता है। इसके अलावा हिमालय जो है वो उत्तर से आने वाली बर्फीली या ठंडी हवाओं को भी भारत में आने से रोकता है। अगर हिमालय का यह पहला पहलू देखें, जो कि है कि हिमालय हमारी रक्षा करता है, और इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो हिमालय का ही जो भाग है हिंदुकुश पर्वत, खैबर दर्रा, जो हमें अभी वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहीं से इन्हें दर्रों से होकर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण भी किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है सिकंदर। सिकंदर ने खैबर दर्रे से होते हुए ही भारत पर आक्रमण किया था। अगला आता है नदियां, जीवन की धारा। गंगा, यमुना और सिंधु जैसी नदियां सिर्फ जल स्रोत नहीं है, ये सभ्यताओं की जन्मस्थली थी। सिंधु घाटी सभ्यता हो या गंगा घाटी की आर्य सभ्यता, नदियों ने ही नगर बसाए, कृषि को जन्म दिया और व्यापार को दिशा दी। तो हमारा जो अगला क्षेत्र आता है वो आता है नदियाँ। नदियाँ जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गंगा नदी हो, यमुना हो या सिंधु हो, इन नदियों ने अपने स्थल पर, अपनी गर्भ में कई सारी सभ्यताओं को जन्म दिया, चाहे फिर वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या गंगा घाटी की आर्य सभ्यता हो। नदियों के कारण ही नगर बने, नदियों के कारण कृषि का विकास हुआ, कृषि के विकास के कारण ही नगरों का विकास संभव हो पाया था। तो कह सकते हैं हम कि नदियों से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। अगला जो रहेगा वो रहेगा समुद्र और तटवर्ती क्षेत्र। भारत के तीन ओर फैला हुआ समुद्र हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है। तो भारत तीन ओर से इन चीज़ों से घिरा हुआ है। अगर हम भारत के पश्चिम भाग में देखें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अरब सागर, पूर्वी भाग में देखें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण भाग में देखें तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा हिंद महासागर। तो भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत को विश्व व्यापार का केंद्र बना देता है, और यही समुद्र भारत को व्यापार से जोड़ता है। यही है जो भारत को विश्व व्यापार का केंद्र बना देता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक भारत मसालों और कपड़ों का व्यापार रोम, मिस्र और चीन के साथ करते हुए आया है। इन्हीं समुद्री मार्गों से भारत का जो सामान होता था वह दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था। और अगली चीज़ जो इनसे फायदा हमें होता था वह यह होता था कि समुद्र से आक्रमण करना भी कठिन कार्य हो जाता था। तो कई बार समुद्र जो है वह हमारे प्राकृतिक तौर पर रक्षक का कार्य भी करते थे। समुद्र ने ही भारत को विदेशी संस्कृतियों से जोड़ा, लेकिन साथ ही साथ समुद्र के कारण ही उपनिवेशवाद के रास्ते भी खुल गए थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, कई सारी विदेशी कंपनियां भारत आई थी और धीरे धीरे इन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अगला जो क्षेत्र आएगा मैदानी और पठारी क्षेत्र। गंगा का उपजाऊ मैदान कृषि के लिए आदर्श था। यहीं से साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। दक्षिण का दक्कन पठार खनिजों और संसाधनों से भरपूर था, जिसने यहाँ की अर्थव्यवस्था
और संस्कृति को मजबूत किया। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में हम बात करें तो बात करेंगे गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का जो मैदान है यह कृषि उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर अच्छी कृषि होती है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में बड़े बड़े साम्राज्यों का उत्थान हुआ था। और इन्हीं क्षेत्रों में कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोयला और लोहा। लोहे की खोज के कारण हथियार जो है अब मजबूत बनने लग गए। कृषि कार्य में विकास हुआ, जिससे नए नए साम्राज्यों के उत्थान में सहायता मिली। तो इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र, यह क्षेत्र कई सारे खनिजों और संसाधनों से भरपूर है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया। यानी भारत का इतिहास समझना हो तो हमें भारत के भूगोल को समझना ही पड़ेगा। यहाँ की नदियाँ सभ्यताओं का पालना बनी, पहाड़ ढाल बने, समुद्र से व्यापार और संस्कृति आई, और मैदानों पठारों ने कृषि और उद्योग को जन्म दिया। तो यहाँ पर भारत के भूगोल ने भारतीय इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए विद्वानों ने सही कहा है, इतिहास और भूगोल दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आपने अब तक बोध कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।